हेलो गाइस, मैं मुर्तुजा आलम आप सबका वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड है क्लास 10 के सिविक्स से। चैप्टर इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। यानी जेंडर, रिलीजन और कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या रोल होता है, किस तरह से ये पॉलिटिक्स को अफेक्टेड करता है, पॉलिटिक्स के कैसे स्ट्रेटेजी इन सब को देखकर तय होते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम जेंडर को लेते हैं। जेंडर, हम जानते हैं पूरे वर्ल्ड का जो भी पॉपुलेशन है वो मेन और वुमेन से मिलके बना हुआ है। इसमें लगभग हाफ जो पॉपुलेशन है वो वुमेन का रहा है। हर सोसाइटी को देख लेते हैं अगर, तो क्या इस तरह के पॉपुलेशन होने के बावजूद क्या वुमेन को उनका इक्वल राइट्स मिला है? नहीं मिला है। हम शुरू से देख रहे हैं कि हर सोसाइटी लगभग वर्ल्ड की ऐसी ही रही है जहां मेल डोमिनेशन देखने को मिला है। ऐसे ही पॉलिटिक्स में भी उनको बहुत मुश्किल से अब जाके उनको वोटिंग राइट्स वगैरह मिले हैं, काफी स्ट्रगल करने के बाद। नहीं तो उनको तो वोट करने का भी राइट नहीं था, ऐसा समय था। अभी भी इसके बाद अगर देखा जाए तो हमने सिर्फ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में उनको 1/3 रिजर्वेशन दिया है। ऐसे ही किसी रिजर्वेशन की उनको जरूरत है ताकि लीगल बाइंडिंग हो कि 1/3 स्टेट लेवल पे भी और लोकसभा के लिए भी उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड हो, तभी जाकर वो आगे बढ़ पाएंगे। आइए जरा हम इसको थ्रॉट देख लेते हैं। The existence of social diversity does not threaten democracy. डेमोक्रेसी में अगर डाइवर्सिटी देखने को मिले, अब वो डाइवर्सिटी जेंडर बेस्ड हो सकता है, रिलीजन बेस्ड हो सकता है, कास्ट बेस्ड हो सकता है, और भी कई तरह के हैं जिनके बेस पे डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो डाइवर्सिटी के रहने से डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं होता है, बल्कि और अच्छा है डाइवर्सिटी होना। Political expression of social differences is possible and sometimes quite desirable in a democratic system. अब हम देखते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स और जेंडर। Women constitute almost half of the humanity. Their role in public life, especially politics, is minimal in most societies. वैसे देखा जाए अगर पॉपुलेशन के हिसाब से तो वर्ल्ड के पूरे पॉपुलेशन का लगभग हाफ वुमेन है, लेकिन आज भी उनको चाहे सोशल तरीके से देखा जाए, पॉलिटिकल तरीके से, आज भी वो बहुत पीछे हैं। उनको आगे बढ़ने का ज्यादा मौका नहीं दिया गया है। द जेंडर इश्यू वॉज रेज्ड इन द पॉलिटिक्स। समय समय पर जेंडर इश्यू को उठाया गया है पॉलिटिक्स में। वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एजिटेट फॉर इक्वल राइट्स। दीज एजिटेशन डिमांडेड एनहांसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड इंप्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। इन एजिटेशंस, इन मूवमेंट्स में समय समय पे इस बात को उठाया गया कि वुमेन के स्थिति में सुधार हो, उनमें इंप्रूवमेंट आए, उनको एजुकेशन में आगे मौका दिया जाए, बराबरी का मौका दिया जाए, ताकि वो अपॉर्चुनिटी का सही फायदा उठा सके और अपने लाइफ को बेहतर बना सके। These movements were called the feminist movement, और जिसे हम फेमिनिस्ट मूवमेंट के तौर पे जानते हैं। The literacy rate among women is only 54% in compared with 76 among men. अगर हम यहाँ पर देखें एजुकेशन के हिसाब से, तो वहां पर भी हम देखते हैं वुमेन में 54% एजुकेशन पाया जा रहा है, जबकि मेन में 76% है। इसका मतलब वुमेन को हम उतना ज्यादा आगे मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। अब एजुकेशन नहीं होने की वजह से वो अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाएंगे। The Equal Remuneration Act 1976 provides that equal wages should be paid for the equal work. However, in almost of all work from sports and cinema to factories and field, women are paid less than men.
1976 में एक इक्वल वेजेस एक्ट पास किया गया, जिसका मतलब है इक्वल वर्क इक्वल वेजेस, चाहे वो मेन हो या वुमेन हो, उनमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। लेकिन इसके बावजूद भी आज भी हम देख रहे हैं कि वर्क का कोई भी फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो, सिनेमा हो, कुछ भी हो, फैक्ट्रीज हो, फील्ड हो, हर जगह हम देखते हैं वुमेन को मेन से कम ही पैसे दिए जाते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन खुला तौर पे हम देख पा रहे हैं। अब है वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। वुमेन का पॉलिटिक्स में कैसा रिप्रेजेंटेशन है, क्या है इनका रेशियो, क्या ये जिस पॉपुलेशन में है क्या उसी हिसाब से इनको रिप्रेजेंटेशन में मिला है? नहीं मिला है। अगर हम देखें लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में तो 1/3 का रिजर्वेशन इनको दे दिया गया है लोकल गवर्नमेंट में, चाहे वो पंचायत, ग्राम पंचायत हो या म्यूनिसिपैलिटीज हो। लेकिन स्टेट असेंबलीज और लोकसभा यूनियन गवर्नमेंट आज तक इनको वो परसेंटेज नहीं मिला है जितना कि इनको मिलना चाहिए। अब तक लोकसभा में चुने गए वुमेन रिप्रेजेंटेटिव का जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज रहा है वो रहा है 2019 में, और वो है 14.36% हाईएस्ट, जबकि ये लगभग 50% है पॉपुलेशन में। तो एटलीस्ट 30% तो इनको मिलना ही चाहिए, 1/3 तो मिलना ही चाहिए। लेकिन ये वो भी 2019 में जब सबसे ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हुई थी तब ये इतना परसेंटेज, वरना स्टेट असेंबलीज में देखा जाए तो ये परसेंटेज तो 5% से भी नीचे है। अब ये कैसे होगा? तो ये वैसे ही होगा, ठीक वैसे ही जैसे लोकल गवर्नमेंट में 1/3 इनको रिजर्वेशन देके लीगल बाइंडिंग लगा दी गई है, ऐसे ही स्टेट असेंबलीज और लोकसभा के लिए भी लीगल बाइंडिंग लगानी होगी, तभी जाकर ये अपने पॉपुलेशन के हिसाब से इनके रिप्रेजेंटेशन देखने को हमें मिलेंगे। In India, the proportion of women in legislature has been very low, बहुत कम रहा है। The percentage of elected women members in Lok Sabha election has touched 14.36% of its total strength for the first time in 2019। सबसे ज्यादा अगर कभी इनका परसेंटेज गया है तो वो लोकसभा इलेक्शन 2019 में गया था, और हाईएस्ट जाने के बाद ये पहुंचे हैं 14.36%। Their share in the state assemblies is less than 5%, और स्टेट असेंबलीज में तो 5% से भी कम है। इन दिस रिगार्ड इंडिया इज एट द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड। अगर ये देखा जाए कि वुमेन को रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में देने की बात आया और फिर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया का नंबर बॉटम के कंट्रीज में आएगा, टॉप वालों में नहीं आएगा। मतलब हमने अपने यहाँ मेल डोमिनेशन को कुछ ज्यादा ही शो किया हुआ है। One way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies। इसके लिए तरीका ये है कि बिल्कुल वुमेन को लीगल बाइंडिंग के तहत रिजर्वेशन दिया जाए, तभी जाकर वो आगे बढ़ पाएंगे। दिस इज व्हाट पंचायती राज हैज डन इन इंडिया। ठीक वैसे ही जैसे पंचायती राज यानी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में उनको 1/3 का रिजर्वेशन मिला हुआ है, उस सीट से कोई और नहीं खड़ा हो सकता, कोई विमेन ही चुनी जा सकती है, चाहे एक्स जीते, वाई जीते या जेड जीते, जीतेगी कोई वुमेन ही। तो इस तरह से अगर लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के लिए भी कर दिया जाए रिजर्वेशन तो फिर वहां भी इन्हें देखने को मिलेगा। There are more than 10 lakhs of elected women representative in rural and urban local bodies। अगर इंडिया पूरे इंडिया लेवल पे देखा जाए तो म्यूनिसिपैलिटीज और ग्राम पंचायत सबको जोड़ के ये लगभग 10 लाख से ज्यादा वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे देश में देखने को मिलते हैं। Women organizations and activists had been demanding a similar reservation of at least 1/3 of seats in Lok Sabha and state assemblies for women। और समय समय पे women organizations और activists
अपनी आवाज उठाते रहे हैं वुमेन के रिप्रेजेंटेशन के लिए कि एटलीस्ट 1/3 तो रिजर्वेशन वुमेन को मिलना चाहिए, मिलना भी चाहिए। हमारे यहाँ जितने भी हैं ह्यूमन रिसोर्स, हमें सबका यूज करना है, सबका इस्तेमाल करना है, और वुमेन की स्थिति में सुधार हो इसके लिए जरूरी है कि वुमेन की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भी सरकार में हो ताकि वो उनके लिए बेहतर सोच सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रिलीजन की। जब हम रिलीजन में आते हैं तो रिलीजन में हम दो तरह से रिलीजन को देखते हैं पॉलिटिक्स में, एक होता है कम्युनल और दूसरा होता है सेक्युलर। कम्युनल सोच वो होता है जो रिलीजन को अपना वोट बैंक बनाने के लिए यूज करते हैं, और सेक्युलर सोच वो है जिसमें रिलीजन को साइड में रखा जाता है, रिलीजन से हटके या तो सब रिलीजन को एक बराबर मानते हैं या नहीं तो रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं है। तो अब हम बात करने वाले हैं रिलीजन की। पॉलिटिक्स में रिलीजन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। रिलीजन का इस्तेमाल लोग पॉलिटिक्स में करते हैं अपने वोटर्स को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, अपनी तरफ जोड़ने के लिए रिलीजन का इस्तेमाल किया जाता है अपनी वोट बैंक बनाने के लिए। आइए देखते हैं यहां पर रिलीजन का क्या रोल है, और रिलीजन की वजह से दो तरह के पॉलिटिक्स में माइंड बनते हैं, थिंकिंग बनती है, सोच बनती है, वो है कम्युनलिज्म और सेक्युलरिज्म। इन दोनों को देखते हैं और आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। गांधी जी यूज्ड टू से दैट religion can never be separated from politics. He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion. गांधी जी अक्सर इस बात को कहा करते थे कि पॉलिटिक्स से हम चाहकर भी रिलीजन को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जो पॉलिटिक्स में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो रिलीजियस एथिक्स के हिसाब से ही डिसीजन लेते हैं। ह्यूमन राइट कमीशंस या ग्रुप्स कह लीजिए इन आवर कंट्री हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप्स टू प्रिवेंट कम्युनल राइट्स एंड प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। जैसा कि ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं वो समय समय पे ऐसी आवाज लगाते रहे हैं कि हमारे यहाँ जो भी रिलीजन को लेकर जो राइट्स होते हैं, वायलेंस होते हैं, इन पर रोक लगाया जाए। और ये आज से नहीं, ये बहुत पहले से चले आ रहा है। हमारे यहाँ क्या, लगभग दुनिया के हर जगह यही देखने को मिलेगा जहां मोर देन वन रिलीजियस लोग रहते हैं तो वहां पर इस तरह के वायलेंस राइट्स देखने को मिलते हैं। अब है कि इसमें कम्युनलिज्म क्या किस तरह से सोचते हैं और सेक्युलर का सोच क्या है, अब हम बारी बारी इसको देखते हैं। एट फर्स्ट कम्युनलिज्म, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं सांप्रदायिकता, यानी किसी विशेष संप्रदाय के प्रति। कम्युनल पार्टीज इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग। इन सब के बारे में सोच होती है उनकी। और कम्युनल जो पॉलिटिक्स होता है वो किसी एक रिलीजन को प्रिंसिपल मानते हैं और उसी को सबसे आगे मानते हुए उसी के साथ सबको जोड़ के रखना चाहते हैं और उसी की विचारधारा को लेकर वो चलते हैं। अब इनकी सोच क्या होते हैं? नंबर 1, द फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन बिलोंग टू वन कम्युनिटी। यानी उनकी सोच होती है कि अगर हमने एक ही धर्म के हम सब जो भी हैं तो हम सब एक ही कम्युनिटी से हैं, इसलिए हमारा जो भी है वो एक ही होना चाहिए। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम। उनकी सोच ये भी होती है कि हमारे जो भी मूलभूत इंटरेस्ट हैं, जो फंडामेंटल इंटरेस्ट हैं, वो सबका एक ही है, तो हमारे बीच कोई इस तरह का डिफरेंस है नहीं। It also follows that people who follow different religion cannot belong to the same community. साथ ही उनको इस बात का शक रहता है, उनको इस बात का डाउट रहता है कि अलग अलग तरह की कम्युनिटी के लोग
अलग अलग तरह के रिलीजन के लोग एक ही कम्युनिटी में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, इसलिए वो अपनी रिलीजन को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। A communal mind often leads to a quest for political dominance over one's own religious community. जो कोई भी कम्युनल माइंड होता है वो हमेशा यही सोचेगा कि जो उसके रिलीजन का जो पॉलिटिकल ग्रुप है वो डोमिनेट करे दूसरे रिलीजन ग्रुप्स के ऊपर। जैसे हमारे यहाँ हम देख रहे हैं आए दिन, कहने की जरूरत नहीं है अब तो मुझे, वो तो सब आपके सामने हो ही रहा, आप खुद ही देख रहे हैं। These routinely involve religious prejudice, stereotypes of religious communities, and belief in the superiority of one's religion over other religions. दूसरों के लिए भेदभाव रखना, दूसरों के इसको हीन भावना से देखना, उनके तौर तरीके को, उनके रिलीजन को हीन भावना से देखना और अपने रिलीजन को सुपर मानना, सुपेरिटी की नजर से देखना और ये कोशिश करना कि पॉलिटिकल फील्ड पे हमारा ही डोमिनेंस चले। ये माइंड होती है कम्युनल माइंड। Sometimes communalism takes its most ugly form of communal violence, riots and massacre. कई बार ऐसा होता है कि ये अपना बहुत ही भद्दा रूप, बदसूरत रूप लेके सामने ये सोच आती है और वो नरसंहार करवाती है, हिंसा करवाती है, दंगे फसाद करवाती है। ऐसा कई एग्जाम्पल हमारे पास हैं। Political mobilization on religious lines is another frequent form of communalism. These involve use of religious leaders as sacred symbols, emotional appeals, and plain fear in order to bring the followers of one religion together in the political arena. कई बार ऐसा होता है, ये अपना इतना बदसूरत शक्ल ले लेते हैं कि लोग अब पॉलिटिकल पार्टीज में भी धर्म का यूज करने लगते हैं, धार्मिक प्रतीकों का यूज करने लगते हैं। ऐसे धार्मिक नेताओं को बुलाया जाता है जो उनके लिए लोगों से बात करते हैं, उनको इस पार्टी की तरफ जोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर इस तरह का डर दिखाया जाता है ताकि सब के सब डरकर एक ही लाइन के साथ जुड़ जाएं। आए दिन हम देखते हैं, अभी भी बहुत सारे डर देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ ही। जैसे अभी प्रैक्टिस में देख लीजिए, आए दिन सुनने को मिलता है कि ये एक्स ग्रुप, मान लो कोई भी है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, एक्स ग्रुप जनसंख्या में बढ़ रहा है, धीरे धीरे करके वो इतना जनसंख्या में हो जाएगा कि सब चीज पे वो आपका कब्जा कर लेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो आपको मार के भगा दे। तो इस तरह से डरा के सबको एक जगह जमा करने की कोशिश की जाती है कम्युनलिज्म सोच रखने वाले पॉलिटिकल पार्टीज में। अब हम देखते हैं सेक्युलर स्टेट क्या कहता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने वाले जो लोग थे बहुत विद्वान थे, काफी दूर की सोच रखने वाले लोग थे। उन्हें पता था हमारे यहाँ इस तरह का जो है डिफरेंट ग्रुप्स है, डिफरेंट कम्युनिटीज रहती है हमारे यहाँ सोसाइटी में, तो इनमें कोई मेजोरिटी में है, कोई माइनॉरिटी में है, तो मेजोरिटी वाला डोमिनेंस करने की कोशिश करेगा। तो उन्होंने इसके सारे रास्ते पहले ही उन्होंने तरीके बताए हैं। हालांकि ये तरीका अभी तक पूरा सफिशिएंट नहीं हुआ है, अभी हमें और भी कुछ करने की जरूरत है। सेक्युलर स्टेट, द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेर अवेयर ऑफ दिस रिलीजियस चैलेंज। इन्हें उनके बारे में पहले से पता था, वो अपने सामने इसको होता हुआ देख रहे थे, जैसा आज है लगभग ऐसी ही सोच तब भी थी। दैट इज वाई दे चूज द मॉडल ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। इसलिए उन्होंने एक सेक्युलर स्टेट की मॉडल को चुना। सेक्युलर स्टेट का मतलब है धर्म निरपेक्ष, ये किसी धर्म के साथ नहीं है, या तो ये सभी धर्मों के साथ है या नहीं तो ये किसी भी धर्म के साथ नहीं है। ये धर्म में हमारा स्टेट तभी ही इन्वॉल्व करे होगा जब वहां पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो और वो इक्वलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि बैन किया गया अनटचेबिलिटी को, वो हमारे सोशल इक्वलिटी को नुकसान कर रहा था, इसलिए सरकार उसमें बीच में पहुंची और इस तरह के कानून बनाने पड़े। लेकिन धार्मिक मैटर से सरकार को कोई लेना देना नहीं रहता है। दैट इज वाई दे चूज द मॉडल ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। अब
सेक्युलर स्टेट की कुछ बातें हम जान लें। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। हमारे बगल में हमारा पड़ोसी है श्रीलंका, वहां का नेशनल रिलीजन है बुद्धिज्म, लेकिन हमारे यहाँ का कोई नेशनल रिलीजन, स्टेट रिलीजन नहीं है। Number 2, the Constitution provides freedom to individuals to profess, practice or propagate any religion or not to follow any। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ है, हर किसी को ये राइट्स है कि वो जैसा रिलीजन चाहे वैसे रिलीजन की प्रैक्टिस करे, प्रोफेस करे, प्रोपगेट कर सकता है उस रिलीजन को, और अगर वो कोई नहीं चाहता है किसी रिलीजन को मानने का तो वो ना माने, ये उसकी मर्जी है, वो जिस रिलीजन को चाहे उसे अपना सकता है। इसमें सरकार या सरकार के लोगों का कोई रोल नहीं होता है। स्थिति तो इतनी खराब हो गई है कि अब तो लोग जो है शादी ब्याह तक में टांग अड़ाने लगे हैं, पॉलिटिकल पार्टी घुसने लगी है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा है कि हम किसी के साथ भी रिलीजन की ग्राउंड पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। हालांकि अब तो वो बात कुछ रही नहीं। इट अलाउज द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू एंश्योर इक्वलिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज। जैसा मैंने कहा कि रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच अगर इक्वलिटी लाने की बात है या कोई किसी बहुत बड़ा डिस्प्यूट आ गया है तो ऐसे में गवर्नमेंट इंटरवेन कर सकती है, लेकिन उसमें इक्वलिटी लाके जो तरीका है वो करके फिर उसके बाद वो उस रिलीजन मैटर से कोई ज्यादा उनको लेना देना नहीं होता है। गवर्नमेंट तभी इन्वॉल्व करेगी जब कोई रिलीजियस प्रॉब्लम आके खड़ा होगा जिससे हमारे इक्वलिटी को कोई नुकसान होगा। सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पर्सन और पार्टीज। दिस idea constitute one of the foundation of our country. Communalism should not be seen as a threat to some people in India. हमारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं उसमें मेजोरिटी में भी रह रहे हैं, माइनॉरिटी में भी रह रहे हैं। तो अगर रिलीजन को यहाँ पे सेक्युलर स्टेट नहीं माना जाता, रिलीजन को देख के चला जाता, तो जो मेजोरिटी में है वो माइनॉरिटी को कभी आगे आने नहीं देते, इसलिए इनको खतरे के तौर पे देखा जाता है। कम्युनल प्रेजुडाइस एंड प्रोपेगेंडा नीड टू बी काउंटर्ड। आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ है, लेकिन उस तरह से हम सोसाइटी में देखते नहीं है इक्वलिटी जैसा कि हमें दिखना चाहिए। तो अभी भी हमें जरूरत है कि हमारे समाज में जो ये इनइक्वालिटीज हैं, जो स्टीरियोटाइप्स हैं, प्रेजुडाइसेस हैं, इनके साथ काउंटर करने की जरूरत है। और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे यहाँ एजुकेशन का लेवल और ऊंचा होगा और लोग ज्यादा से ज्यादा एजुकेटेड होंगे, क्योंकि बेवकूफ को टहलाना बहुत आसान होता है, पढ़े लिखे को टहलाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि रिलीजन का भी पॉलिटिक्स में कैसा रोल होता है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि हर रिलीजन में भी कास्ट होता है, खासकर हिंदुइज्म में ये चीज कुछ हम ज्यादा देखते हैं इस चीज को। तो कास्ट का क्या रोल है पॉलिटिक्स में और पॉलिटिक्स का क्या रोल है कास्ट में, अब हम इसके बारे में हमने अब तक देखा किस तरह से जेंडर और रिलीजन का रोल है पॉलिटिक्स में। अब हम बात करने वाले हैं कास्ट की। कास्ट क्या है? जब लोगों के जिस तरह के ऑक्यूपेशंस थे उस हिसाब से अलग अलग तरह के समय के साथ कास्ट बनते चले गए। उसमें से कुछ ऐसे हुए जो समय के साथ पावरफुल हो गए, रिसोर्स पे उन्होंने ज्यादा कब्जा कर लिया, वो डेवलप हो गए। कुछ ऐसे हैं जो पीछे रह गए, और जो पीछे रह गए तो समय के साथ लोग उनके साथ और भी ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू किया। और जब पॉलिटिक्स में मौका मिला तो इन कास्ट का पॉलिटिक्स में भी इस्तेमाल होने लगा। इसके बारे में बहुत पहले से ही लोग हमें समझा सचेत कर रहे हैं। आइए अब यहाँ देखते हैं पहले
कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आउटकास्ट ग्रुप्स। दूसरे कास्ट ग्रुप को अपने से अलग थलग मान लेना, उनको भेदभाव की नजर से देखना, उनको इंफीरियर देखना, यही तो है कास्ट सिस्टम। दे वर सब्जेक्टेड टू द इनह्यूमन प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी। एक समय था कि इनको अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस की वजह से इनह्यूमन ट्रीटमेंट झेलना पड़ता था, इनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था, लेकिन अब उतना नहीं होता है। लेकिन कास्ट तो आज भी है और कास्ट का असर पड़ता है पॉलिटिक्स पर। That is why political leaders and social reformers like Jyotiba Phule, B.R. Ambedkar, Gandhiji and Periyar Ramaswamy Naicker advocated and worked to establish a society in which caste inequalities are absent. इसके लिए कई सोशल रिफॉर्मर्स, कई लीडर्स ने मेहनत किया, और ये सब उन्होंने मेहनत किया कि इनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उस भेदभाव को दूर करके इक्वलिटी लाया जाए। Partly due to efforts of leaders and reformers and socio-economic change, caste and caste system in modern India have undergone great change. कुछ तो हमारे रिफॉर्मर्स और लीडर्स ने मेहनत किया, उनके मेहनत की वजह से कुछ बदलाव आया, और कुछ समय के साथ लोगों के सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आए, लोगों में लिटरेसी आया, एजुकेशन आया, लार्ज स्केल पे अर्बनाइजेशन हुआ, जिसकी वजह से भी ये चीज धीरे धीरे कम हुई है। With economic change, large scale urbanization, growth of literacy and education, and the weakening of the position of the landlords in the village, the old notion of caste hierarchy are breaking down. जब लैंडलॉर्ड्स का जमाना था, जमींदारों का जमाना था, तब ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता था, लेकिन अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब जो कुछ हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है। कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने वालों को पता था कास्ट सिस्टम की जो है सो कैसा है ये, तो उन्होंने वो सारे उपाय करके रखे हैं ताकि किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन न हो सके। समय के साथ ये धीरे धीरे कमजोर होता चला गया, लेकिन कास्ट सिस्टम आज भी है और उसका इस्तेमाल आज भी पॉलिटिक्स में होता है। पहले हम देखते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स। When political parties choose candidate in an election, they keep in mind the caste composition of the electorate and nominate candidate from different castes so as to muster necessary support to win election. जब भी कोई कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होता है तो पार्टी या कैंडिडेट इस बात को जरूर देखते हैं कि उस एरिया में जिस कास्ट से मैं हूं या मेरा कैंडिडेट है, इस कास्ट का क्या वोटर कंपोजिशन है, उसके हिसाब से फिर वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि अगर सेम कास्ट के वोटर्स हैं तो उनके जीतने की ज्यादा चांसेस रहती है। नंबर 2, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स टू मस्टर सपोर्ट। और इस तरह के जो कैंडिडेट होते हैं या पॉलिटिकल पार्टी है तो कैंडिडेट से रिलेटेड कास्ट को अपील करते हैं, उनका इमोशन टच करते हैं और सपोर्ट पाते हैं। No parliamentary constituency in the country has the majority of one single caste, so every candidate and party have to win the confidence of each social groups. किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि किसी एक कास्ट की मेजोरिटी पूरी है उसके अकेले से ही जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए जरूरी हो जाता है हर पार्टी हर कैंडिडेट के लिए कि वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी ग्रुप्स हैं हर एक के कॉन्फिडेंस को जीते, तभी वो जीत सकता है। नो पार्टी विन द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। कोई भी पार्टी या कोई भी कैंडिडेट, किसी भी पार्टी चाहे वो किसी भी कास्ट के सारे वोटर्स का वोट वो नहीं ले पाता है। Some voters have more than one candidate from their caste while many voters have no candidate. किसी कंस्टिट्यूएंसी में ऐसा होगा कि वोटर्स के कास्ट के कैंडिडेट्स मिल जाते हैं, कई सारे मिल जाते हैं, और कई जगह ऐसा होता है कि उनके कास्ट के कैंडिडेट नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। ये हमने देखा कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट।
Each caste group tries to become bigger and bigger by incorporating by within its neighboring caste or subcaste which were earlier excluded from it. हर कास्ट अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करता है, इसके लिए वो उन लोगों के साथ जोड़ बनाता है जो कभी इनके साथ थे और इनसे अलग हो गए हैं, तो ऐसों को जोड़ जोड़ के वो अपने साइज को बड़ा करना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट हमारे फेवर में आए और पॉलिटिकल पावर ज्यादा हमारे हाथ में आए. Various caste groups are required to enter into a coalition with other caste or communities and thus enter into a dialogue or negotiation. ऐसा भी होता है कई बार कोई एक कास्ट के पार्टी दूसरे कास्ट या दूसरे कम्युनिटी के साथ कोalition करते हैं, उनके साथ गठजोड़ करते हैं ताकि वो पावर में आए और इसके लिए आपस में बातचीत सौदा करते हैं वो. New caste groups have came up in the political arena like backward and forward groups. आज हम देखते हैं राजनीति धरातल पे दो नए तरह के कास्ट का सामने आ रहा है. ये दो तरह के नए कास्ट वो हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड. हालांकि ये उन्हीं कास्ट में से आ गए, कुछ बैकवर्ड और कुछ फॉरवर्ड के नाम से ये है. तो हमने देखा कि किस तरह से कास्ट का भी बहुत ही अलग तरह का रोल है पॉलिटिक्स में. इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बातें बताई मैं उम्मीद करता हूं आप लोग उससे फायदा उठाएंगे और मेरे चैनल को लगातार देखते रहेंगे और समय समय पे मुझे कमेंट करके सजेस्ट भी करते